वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ा था। लेक्स ऑफ राजस्थान, पहाड़, पठार, नदी इत्यादि के बारे में लोअर क्लास में आप और हम सभी पढ़ के आते हैं। झीलें, राजस्थान के जितने भी जो बेसिन हैं, चाहे वो चंबल बेसिन हैं, बनास बेसिन हैं, इनके इर्द गिर्द जो हमारे पहाड़ और पहाड़ से रिलेटेड जो घाटियाँ हैं, उनके बीच में कृत्रिम झीलें और मैन मेड प्राकृतिक भी है और कृत्रिम, दोनों प्रकार की झीलें। तो विशेष रूप से झील के बारे में कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो पर्वत घाटियाँ होती है, उनके बीच में कुछ तो प्राकृतिक झीलें हमें एक तरह से उपहार स्वरूप मिली है, दूसरे मानव ने अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम झीलों का निर्माण किया। तो विशेष रूप से राजस्थान में आप देखिए कि जो हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, उस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में खारे पानी की झीलें, क्योंकि झीलें दो प्रकार की होती है, मीठे पानी की और खारे पानी की। तो हम खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है उनके बारे में अध्ययन कर। विशेष रूप से मैंने आपको पूर्व बताया कि हमारा जो उद्देश्य फोकस है वो बेसिक कंसेप्ट पे है कि क्वेश्चंस नाना प्रकार से आते हैं, और क्वेश्चंस जब नाना प्रकार से आते हैं तो वहाँ पे हमें सब कुछ याद है, लेकिन हम किसी चीज़ की थोड़ी जानकारी के अभाव में हमारा क्वेश्चंस रह जाता है या गलत हो जाता है या नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाते हैं, और वो चीज़ हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है या हम उस पर अपना माइंड नहीं अप्लाई कर पाए, फोकस नहीं कर पाए। तो आपसे ही होता है कि भाई ये खारे पानी की जो झीलें हैं वो क्यों बनी हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक पानी खारा है तो वह उसके झील जो है खारा, ऐसा नहीं है। इसमें जो तकनीकी बात है वो ये है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून हवाएं हैं, वो हवाएं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण लेकर के आती है। हवाएं जो चलती दक्षिण पश्चिम मानसून की, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कण को अपने लेकर के आती है। राजस्थान की ओर लाते, फिर उसके बाद उनको आगे नहीं जा पाती, और वहीं जब ठहर जाती तो वो जो सोडियम क्लोराइड के कण हैं हमें मतलब जो है खारे पानी की झीलों के रूप में अवतीर्ण हो जाती है, हमें खारा पानी प्रदान करती है, और उससे फिर जो पानी है वो जमते के बाद नमक का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड क्या हमारा साधारण नमक है, साधारण। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि खारे पानी की झीलों का प्रादुर्भाव राजस्थान में कैसे हुआ। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं के साथ कच्छ की खाड़ी से
हवाएं अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कण लाती है। वो कण यहाँ तक आकर सीमित रह जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं वो कच्छ की खाड़ी से अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कण लाती है और वो कण जो है राजस्थान की ओर आते हैं। तो राजस्थान में जो हमारा सांभर क्षेत्र है, तो जो खारे पानी की राजस्थान में सबसे बड़ी झील है वो सांभर झील है। तो विशेष रूप से मैंने यहाँ इस चीज पे जोर दिया कि पहले तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग की बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती है मोस्टली, और खारे पानी की झीलों में हम पहले सांभर झील के बारे में पढ़ रहे हैं। और सांभर झील में जाने से पहले मैंने बताया कि ये कैसे मतलब जो है यहाँ खारापन होता है, तो वो विशेष रूप से उभर करके जो बात है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं के साथ कच्छ की खाड़ी से हवाएं अपने साथ सोडियम क्लोराइड के कण लाती है और वो राजस्थान तक पहुँचती है। राजस्थान में जो सांभर है हमारा, वहाँ पे ये पाए जाती है। फिर आता है कि 33 सागर था या पहले, जैसा हमारे इतिहास से हमने देखा कि इस उत्तर पश्चिम मरुस्थल की ओर क्या था, 33 सागर था। तो उस 33 सागर, अब आप लोग समुद्रों और महासागरों का जो पानी है वो तो खारा ही होता है, तो उसके अवशेष के कारण जो है पानी में खारेपन का कारण नहीं, और फिर जो कच्छ की खाड़ी से मानसून आ रहे हैं उसके साथ भी वो कारण बनता है। तो ये दोनों मेजर पॉइंट्स इस बात का द्योतक है कि हमारे इस उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में जो खारे पानी की झीलें हैं, 33 सागर के अवशेष और कच्छ की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं आती है वहाँ से और ये कण हमारे पाए जाते हैं। तो सांभर झील की जो स्थिति है वो 27 व 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री व 29 डिग्री हमारा लोकेशन है, जो अक्षांश देशांतर हम पढ़ चुके हैं। तो 27 व 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 और 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 और 76 पूर्वी देशांतर के मध्य जो है स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में चलता है कि जयपुर से नियर अबाउट इतनी दूरी के ऊपर फुलेरा, जो हमारा रेलवे का जंक्शन भी है बहुत बड़ा, और वहाँ पे मतलब जो है फुलेरा के समीप ये इसका फैलाव है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो सांभर झील है जयपुर से कितने किलोमीटर दूर है, 65 किलोमीटर। कहाँ तक है, फुलेरा, जो रेलवे का जंक्शन भी है और उस सांभर और फुलेरा पास भी है, वहाँ पे सांभर झील सांभर कस्बे में स्थित है। और उसकी अपने उत्तरी अक्षांश में बताया था कि 27 और 29 डिग्री जो है हमारा उत्तरी अक्षांश है। इसके पश्चात 74 डिग्री और पूरी देशांतर के मध्य है, और इसका जो फैलाव है 500 वर्ग किलोमीटर, इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, अफवाह क्षेत्र बोल दिया आप, अफवाह क्षेत्र, जिसको हिंदी में 500 हिंदी में फैलाव, इसको अपन एरिया भी बोलते हैं कि भाई इसका कितना एरिया है, यह आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो खारे पानी की झील है, सांभर झील है, और सांभर झील जो है बड़ी झील है, मतलब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और भारत के कुल नमक का 8 पॉइंट, जो कुल नमक होता है उस कुल नमक का 8.7% ये उत्पादन करती है। जैसे अपने को यहाँ
50% है या 100% का मतलब 100 से माने तो 100% यदि हमारा उत्पादन होता है तो केवल 8.7 जो है इस सांभर झील से हमें उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो मतलब जो है 32-12 है, 32-12 है। और आपको बताया दिया 50 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। तो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील में। दूसरा डीडवाना, जो डीडवाना नगर है नागौर जिले में, डीडवाना से 4 किलोमीटर दूर है। समीप बोल लो या उसके सब दूर बोल लो। और कौन से ज़िले में? नागौर जिले में। ये भी खारे पानी की झील है डीडवाना, जिसमें आप देखिए कि इसका विस्तार जो है 10 वर्ग किलोमीटर है, 10 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 500 था तो उससे काफ़ी छोटी झील है, लेकिन ये भी खारे पानी की झील है डीडवाना, जो 10 किलोमीटर और डीडवाना से 4 किलोमीटर दूर नागौर जिले में डीडवाना जो कस्बा है उसके पास में फैली हुई है। ये भी एक खारे पानी झील है। यहाँ नमक उत्पादन कम हो पाता है क्योंकि इसकी रेंज ही कम है, लेकिन आपको इसमें अध्ययन में याद रखना है कि हमारा जो डीडवाना है वो भी खारे पानी की झील है। और यहाँ पे मतलब जो है विभिन्न प्रकार के सॉल्ट के वो लगा रखे हैं उपक्रम जिनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। तीसरी मेजर रूप से पचपदरा। ये भी खारे पानी की झील है और बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में। नंबर 1 चीज बाड़मेर जिले। दूसरी इसकी उत्तम नमक उत्पादन झील है, उत्तम नमक उत्पादन झील। उत्तम का मतलब एक्सीलेंट, सर्वश्रेष्ठ, बढ़िया। तो बढ़िया के लिए क्या है? उत्तम श्रेणी का नमक उसमें उत्पादित होता है। और बाड़मेर बहुत बड़ा है तो ये पचपदरा कहाँ गया? बालोतरा तहसील में। अपन बाड़मेर जाते हैं तो उससे पहले जो हमारा नाकोड़ा तीर्थ स्थान बालोतरा से 8-9 किलोमीटर पड़ता है, और उस बालोतरा के जो अपन पहले लिखा था पचपदरा, तो ये बालोतरा कस्बा है, तहसील हेडक्वार्टर है। बाड़मेर जिला है तो पचपदरा में उत्तम श्रेणी का, श्रेणी वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है। तो ये पचपदरा की विशेषता रहेगी। बहुत सारी बातें हम जितनी करें उतनी इसमें कम है, क्योंकि इसमें 98%, बहुत सी बार क्वालिटेटिव बात आता है, तो 98% सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। यानी कि जो इम्प्योरिटीज है कहीं भी दूसरे एलिमेंट्स की तो 2% है, चाहे वो मिट्टी के रूप में हो, चाहे वो अदर एलिमेंट्स के रूप में हो, लेकिन 90% प्योर आपको सोडियम क्लोराइड पचपदरा के नमक में मिलता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मांग सांभर के से भी ज़्यादा पचपदरा के नमक की रहती है। हालांकि मोस्टली जो ग्रामीण परिवेश है वो सांभर के नमक से ही प्रचलित माना जाता है कि सांभर नमक वो भी क्रिस्टल के रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसमें जो क्वालिटी, जैसे हम बात करते हैं गेहूं कि हम राजस्थान में गेहूं सब गंगानगर में भी होते हैं, भिलवाड़ा में भी होते हैं, लेकिन भिलवाड़ा के गेहूं अच्छे होते हैं। वही हालात हो गए कि मोस्टली खाने का जो भूमिका वो सांभर पूरी करता है, लेकिन वो हमारी आवश्यकता है। लेकिन जब कोई क्वालिटी की चीज़ खाना जाता है तो वो पचपदरा के नमक को यूज़ करेगा, क्योंकि इसमें 98% सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहता है, जो बालोतरा के पास में पचपदरा है। पचपदरा में नमक खाने की झील है। फिर जब हम चौथी झील की बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील।
ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर जो जिला है, उस बीकानेर से उत्तर पूर्व में 68 किलोमीटर, कहाँ पे? उत्तर पूर्व में 68 किलोमीटर दूरी पर लूणकरणसर नगर है, और उसी पे लूणकरणसर झील नाम दे दिया गया, जो हमारे खारे पानी की झील है। इसके अलावा जो छोटे रूप में जहाँ पानी बहता, फलोदी, जोधपुर जिले में फलोदी कस्बा है, ये भी खारे पानी की है। फलोदी में कावोद भी छोटी है, लेकिन वो भी आपको खारे पानी की झील है, जो जैसलमेर जिले में है। कावोद कहाँ है? जैसलमेर जिले में। एक है ताल छापर, जो चुरू जिले में है। ताल छापर तलैया के रूप में है, लेकिन वो झील के रूप में है कि वहाँ पानी का अभाव है, और जैसा भी पानी मिले या नमक हमें प्राप्त हो तो कुछ तो हो। तो ताल छापर है, फलोदी, जोधपुर है, कावोद है, जिसमें ये अन्य झीलों में आती है। कि सबसे पहले हमने सांभर झील पढ़ी, सांभर के बाद में हमने डीडवाना, पचपदरा तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे लूणकरणसर, और अन्य झीलों के रूप में हमने फलोदी, जोधपुर, कावोद, जैसलमेर और ताल छापर, चुरू के नाम हमने जाने। अब इसके बाद आते हैं हम मीठे पानी की झीलों की ओर। बी, मीठे पानी की झील। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है, और अरावली से रिलेटेड जितने भी पहाड़, पठार, घाटियां हैं, और उनके बीच में जो पानी एकत्रित होता है वो लगभग मीठा पानी होता है। तो हमारे मीठे पानी की झील में जो हमारी बड़ी सबसे एशिया की कृत्रिम झील है, जयसमंद। जो जयसमंद झील है वो पूर्णतः मीठे पानी की झील है। आप देखिए, इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कहा गया। वर्ल्ड लेवल पे मीठे पानी में जो हमारी झील है वो जयसमंद झील है। ये कृत्रिम झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूरी पर है। उदयपुर जो मेन सिटी बसा हुआ है, वहाँ की बस स्टैंड से अपन तुलना करें तो 51 किलोमीटर लगभग दूरी पर जयसमंद झील स्थित है। और इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1685 में करवाया था। बहुत सी बुक्स में गलत लिखा हुआ 1628 नहीं, क्योंकि इससे पूर्व जो महाराजा थे राज सिंह, 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जय सिंह जी को सिंहासन मिला और महाराणा जय सिंह ने 1685, यानी कि पूरी भले ही हो सकता है कि 1691 तक इसमें काम चला हो, क्योंकि ये कार्यकाल है 1685 से 1691।
तो अपन ये मान के चलें कि 1685 में मान लिया कुछ कमी भी रही है तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये जयसमंद झील महाराजा जयसिंह के द्वारा निर्मित की गई, जो कि एक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और ये कृत्रिम झील है जिसको बनाया गया था, मैन मेड है ये। तो इसको एक डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, इसको डेबर झील कहते हैं। बहुत सी बार निक नेम से पूछ ले कि डेबर झील कहाँ स्थित है। अब अपने जयसमंद तो पढ़ रखा है, तो हमें डेबर झील जो है जयसमंद झील का ही दूसरा नाम है जिसे डेबर झील कहते हैं। तो इसमें एक टापू बना हुआ है जहाँ पर छोटे बड़े 7 टापू हैं, लेकिन जो 2 टापू हैं इनमें एक का बाबा का भागड़ा टापू है, दूसरा प्यारी के नाम से टापू है। तो बाबा का भागड़ा और प्यारी 2 टापू हैं, जहाँ पे एक अभी वर्तमान में एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना हुआ है, आइसलैंड रिसोर्ट। इस प्रकार से जयसमंद झील के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। इसके पश्चात जो हमारी मीठे पानी की झीलों में जयसमंद के बाद में दूसरी जो झील है वो है हमारी राजसमंद झील। कौन सी झील है? राजसमंद। राजसमंद जो झील है वो कांकरोली के पास है। राजसमंद जिला तो नाम झील का नाम भी राजसमंद, और पहले जिले का नाम राजसमंद नहीं था, उस समय जिला उदयपुर ही था, लेकिन झील बहुत पुरानी है। तो राजसमंद जिले में कांकरोली के निकट 1669 से 1685 तक एक प्रकार का इसका कार्यकाल रहा। हो सकता है इससे कुछ समय पूर्व हो गया, तो अपन यहाँ तक लिखते हैं कि 1683 तक इसका काम पूरा हो गया, क्योंकि नींव इसकी 69 में दे दी गई। लेकिन ऐसे कार्यों में कई बाधाएं अड़चन आती है और 1 साल 6 महीने ऊपर नीचे लग जाते हैं। तो राजसमंद झील जो है कांकरोली के निकट 69 से लेकर 1683 तक निर्मित हुई थी, और इस झील में 9 चौकी की पाल बनी हुई है। कितने चौकी की? 9 चौकी की। और वहाँ पर महाराणा राज सिंह जी के प्रशस्ति अभिलेख, यानी उसे 25 लिखे हुए हैं। अभिलेख कितने हैं? 25। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह जी ने उसकी नींव रखी थी, हालांकि उनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी, लेकिन जो काम अधूरा है वो पूरा उत्तराधिकारियों ने करवाया। तो महाराणा राज सिंह की वहाँ 9 चौकी की पाल के ऊपर एक प्रशस्ति अभिलेख जो लिखा हुआ है, तो उस पर 25 एक प्रकार के शिलालेख हैं। जब अपन बोलते हैं ना शिलालेख, अशोक के शिलालेख, हम्बूराम्बी, तो ऐसे उनके 25 शिलालेख उत्कीर्ण का मतलब लिखे हुए हैं। जो शैली थी उस समय, चाहे वो पत्थर पे खुदाई हो, चाहे पत्थर पे उसकी अलग शैली से आकृति बनाई गई हो, तो 25 शिलालेख 9 चौकी के पाल के ऊपर महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों के अनुरूप वहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम राजसमंद झील को अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आती पिछोला झील।
उदयपुर झीलों की नगरी है और वहाँ पे इसलिए उसको नाम ही झीलों की नगरी कहा गया और बहुत सारी झील वहाँ अपने को देखने को मिलती है। तो वास्तव में जो पिछोला झील है उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध सुंदरतम झील है। यहाँ निर्माण लाखा नामक बंजारा था। बहुत परिश्रमी जाति हुआ करती थी और बहुत मेहनती लोग हुआ करते थे। तो और जो शासन था वो भी राणा लाखा का था। जो शासक था उस समय वो भी राणा लाखा थे। तो इधर देखिए राणा का नाम भी लाखा और बंजारा का नाम भी लाखा था। तो लाखा बंजारा ने वहाँ पे इस झील का निर्माण कराया और वहाँ दो द्वीप आपको दिखाई देते हैं। उन दोनों, एक का नाम जगनिवास, जगमहल, ये उदय सिंह जी के कार्यकाल में, जो महाराणा उदय सिंह जी रहे, तो उदय सिंह जी के कार्यकाल में जगनिवास और जगमहल दो प्रकार के जो हमारे टापू कहते हैं, आप आम भाषा में क्या बोलते हैं, टापू बोलते हैं। वहाँ मंदिर बने हुए हैं और बड़े मनोरम सुंदर आकर्षक इस झील का दृश्य आपको देखना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि पिछोला झील राणा लाखा शासक थे, लाखा नाम के बंजारा के द्वारा बनाए गए और वहाँ पे दो महल हैं, जगनिवास और जगमहल आज बने हुए हैं और उन पे आने जाने का बड़ा वर्चस्व बना, सुंदर मनोरम आकर्षक झील है। तो उदयपुर में हमने सबसे पहली झील पढ़ी जयसमंद, जयसमंद के बाद हमने पढ़ी राजसमंद, राजसमंद के बाद पढ़ी हमने पिछोला झील और पिछोला झील के बाद में फतेह सागर झील। फतेह सागर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कौन? पिछोला झील और फतेह सागर झील। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। जो उसका भाग है उसके उत्तर पश्चिम की ओर फतेह सागर झील फैली हुई है और महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। महाराणा जयसिंह द्वारा निर्माण। तो महाराणा जयसिंह ने जब इसका निर्माण कराया तो फतेह सिंह जी ने इस पे पुनः जो इसकी मरम्मत मान ले या जो काम टूट फूट कमी रह गई थी उसको पूर्ण किया गया। तो फतेह सागर झील उदयपुर के उत्तर पश्चिम फैली हुई, महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया और फतेह सिंह जी द्वारा इसको मतलब जो है झील कहलाई, इसलिए इस झील का नाम क्या दे दिया गया? फतेह सागर झील दे दिया गया। और उससे पहले जो झील थी कौन सी? पिछोला झील। जब कभी जीके में आपसे क्वेश्चन पूछे तो खुर्रम ने यहाँ शरण ली थी। खुर्रम का मतलब शाहजहाँ। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। तो जब विद्रोह हो गया पिता पुत्र में तो शाहजहाँ ने पिछोला झील में शरण ली थी, वहाँ जा कर के रहने लगे थे। तो इस प्रकार का भी इस चीज़ में आपको विवरण आता है। अब आता है अपने उदयपुर की झीलों के बाद राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर। आना सागर झील।
पृथ्वीराज तृतीय के दादा अर्णोराज द्वारा निर्माण कराया गया। ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला की घाटी क्षेत्र में है। जो चौहान वंश में पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान था, तो पृथ्वीराज चौहान के पिता में अर्णोराज, जिनको आना जी कहते थे, को अन्ना जी कहते थे, तो अपन कंफ्यूज नहीं, आना जी, अन्ना जी और शुद्ध राम अर्णोराज। ये इतिहास में जो अपन किताबी लैंग्वेज में अर्णोराज ही आता है, द्वारा निर्माण कराया गया आना सागर झील का। और सन है लगभग 1135, कहीं 37 भी है, तो अब जानते कुछ चीज़ का निर्माण और उसके पूर्णता में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऑप्शन में देखिए कि कहीं यदि तुलनात्मक रूप से 1135 दिया, फिर 1150, 55, तो अरे पूर्व 1137 से 35 नहीं है, तो उससे भी आप रखें। क्यों कि हर चीज़ को एक साथ एक समय नहीं बनती, नींव कब दी जाती है, उसकी पूर्णता कब और होती है। तो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें अपने को अपना कॉन्फिडेंस प्रबल रखना है। तो ये आना सागर झील जो है हमारी बनी। उसके बाद है पुष्कर। पुष्कर जो हमारे हिंदुओं की तीर्थ स्थली है। कहते हैं कि पुष्करना जाति के ब्राह्मण वहाँ रहते थे पुष्कर में। पुष्करना जाति के ब्राह्मणों द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। एक और तो ये प्राकृतिक के रूप में है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में, लेकिन जो बाद में अपन देखते हैं कि कहीं रपट बनाना, कहीं घाट बनाना धीरे धीरे होता रहा, लेकिन उसमें जो पुष्करना जाति के ब्राह्मण वहाँ रहते थे, आध्यात्मिक नगरी एक प्रकार की, तो इस जाति के ब्राह्मणों ने उस झील को थोड़ा रूप परिवर्तन किया। बाकी एक तरह से तो ये प्योरली इसको अपन कृत्रिम झील नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक आभा के बीच में वहाँ की जो घाटियाँ उसके बीच में बनी बनाई एक प्राकृतिक झील ही है, जहाँ तक अपन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण देखें। लेकिन फिर उस मोड को अपन सही रूप देने के लिए कि पानी का ठहराव बना रहे, पानी का निकास भी होता रहे, गंदगी नहीं बने, उस दृष्टिकोण से वहाँ जिस ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे उन्होंने इस झील को काफ़ी सुधारने का प्रयास किया। और इस झील में जो हमारे मुग़ल शासक थे, किसी ने बारेदरी का निर्माण कराया और किसी ने वहाँ सुभाष उद्यान, इसे कंपनी गार्डन कह देते हैं इंग्लिश वर्जन से, तो उसका निर्माण भी किया। तो बारेदरी का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया और जो दौलत बाग है वो जहांगीर के द्वारा वहाँ पे निर्मित कराया, जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं, दौलत बाग भी कहते हैं। तो ये दोनों मुग़ल शासकों के द्वारा उसकी छटा को और बढ़ाने में दिया। तो इस प्रकार से ये जो आना सागर की बात है, उस आना सागर में इस प्रकार दिया। और पुष्कर में तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो आना सागर और पुष्कर झील को हमने सम्मिलित रूप पढ़ा, दोनों अजमेर में है। तो आना सागर में आप ये याद रखें, पृथ्वीराज के पिता में दादाजी अर्णोराज जी ने उसका निर्माण कराया झील का। और झील के किनारे पे जो बारेदरी और दौलत बाग बना हुआ है वो मुग़ल शासकों द्वारा किया गया। और पुष्कर है, पुष्कर बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बनी, उसको ठीक है पुष्करना ब्राह्मणों ने और थोड़ा अच्छा करके उसको अब जिस वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, समय समय पर उस पर सुधार होते रहे। तो ये मीठे पानी की झीलें हमारी है। अब इसमें छोटी झील वहाँ है जो फाई सागर। फाई सागर में जो अंग्रेज फाई था उसके निर्देशन में इसको निर्मित किया गया। और बांडी नदी का पानी इसमें एकत्रित होता है। बांडी
नदी का पानी एकत्रित होता है। बांडी नदी का पानी एकत्रित होता है। तो फाई सागर, अंग्रेज फाई, ये ध्यान रखें। इसमें राजा महाराजा नहीं आते हैं। जब अकाल रात कार्य चला वहाँ बाढ़ रात कार्य, तो अंग्रेज जो फाई थे उनके निर्देशन में इस झील को निर्मित किया गया और उधर जो बांडी नदी है उसका पानी इसमें एकत्रित होता है। ये जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और उसके बाद पुष्कर अपन पढ़ ही लिया। और फिर है अलवर की सिलीसेट झील। सिलीसेट, वहाँ महाराजा विनय सिंह जी थे। तो विनय सिंह जी ने अपनी रानी के लिए झील और वहाँ महल का निर्माण कराया और सिलीसेट झील अलवर में स्थित है, ये आप ध्यान रखें। इस प्रकार से मोटे रूप से ये राजस्थान के मीठे पानी की झीलें हैं। बाकी बहुत से छोटी छोटी झीलें और भी है जिनके नाम आप और हमको याद रहना चाहिए। तो उसमें जैसे आपको अब अपन डिस्कस ही कर लें कि हमारा जो अजमेर ज़िला है वह आना सागर है, फाई सागर है, पुष्कर है। तो अजमेर में 3 झीलें हो गई, आना सागर, फाई सागर और पुष्कर झील। जब अलवर की बात करते तो वहाँ सिलीसाट तो है ही है बड़ी झील में, फिर वहाँ जय सागर है। सिलीसेट के अलावा जो छोटे तालाब के स्वरूप में आप समझ लिए तो वहाँ पे वो जय सागर है और विजय सागर है। फिर बीकानेर की बात करें तो वहाँ लूण करणसर अपन पढ़ चुके हैं जो खारे पानी की है, और वहाँ पे अनूप सागर है। और कोलायत, जो कोलायत है वो मीठे पानी की है। कोलायत कैसी है? जहाँ कपिल, मीठे पानी की कोलायत जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है और वहाँ पूर्णिमा को मेला भरता है। तो बीकानेर में देखिए लूण करणसर जो है खारे पानी की है और कोलायत जो है मीठे पानी की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत सी बात हमें दिग्भ्रमित करके पूछा जाता है। ऐसे बाड़मेर में पचपदरा वो खारे पानी की है, और चित्तौड़गढ़ में भूपाल सागर, राणा प्रताप सागर, डूंगरपुर में गेप सागर, सोमकमला, बूंदी में नवलखा सागर भी है, नवलखा झील भी है, सिरोही नक्की झील, राजसमंद झील, उदयपुर में उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, जयपुर में सांबर और छापरवाड़ा। सांबर अपन पढ़ चुके हैं और छापरवाड़ा जो है अलग से है, छोटे है तो उसको अपन अन्य के रूप में पढ़ते हैं कि जयपुर में। फिर नागौर में डीडवाना जो खारे पानी की है, कोटा के अंदर जवार सागर है, पाली में बांकली और सरदार समंद है, धौलपुर में तालाब सही नाम ही उसका तालाब है, श्री गंगानगर में तलवाड़ा झील, भरतपुर में मोती झील। उसके बाद चुरू में ताल छापर, चुरू में अपन पूर्व पढ़ा ही था कि ताल छापर जहाँ काले हिरण देखने को मिलते हैं। तो ये ताल छापर जो झील है खारे पानी की है, चुरू के अंदर पाई जाती है। फिर आता है कि आपको मतलब जो है जैसलमेर में अमर सागर, बुद्ध झील, गढ़ीसर जो है वहाँ जो पहले से उसके दूरी तालाब है गढ़ीसर का, राजा महाराजा के अधीनस्थ में। तो गढ़ीसर और अमर सागर आपको ध्यान में रखना। बुद्ध झील, बुद्ध नदियाँ अपन ने पढ़ी थी, तो जो उस झील का पानी जो है काकनई का बुद्ध झील में जा कर के गिर जाता है। और जोधपुर में बाल समंद है, उमेद सागर है, कायलाना है और प्रताप। तो जो बाल समंद झील है वो भी मीठे पानी की है, बाल समंद झील जो है वो भी मीठे पानी की है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की ये विभिन्न प्रकार की जो झीलें हैं, पहले नदियों के बारे में अपन ने पढ़ा था, अब राजस्थान की झीलों के बारे में अपन ने पढ़ा, और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। नक्की झील जो है वहाँ टॉड रॉक और नन रॉक है, और ये माउंट आबू में है, और ये भी मीठे पानी की झील है और एक पर्यटन स्थल भी है। इसके अलावा बहुत सी बार आपसे पूछा जाए, जब हमने झीलें और नदियाँ दोनों पढ़ ली तो कौन सी के किनारे क्या विशेषता है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा झीलें हैं, कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। आज हम झीलों की बात करें, लेकिन हमारा टॉपिक साथ साथ था, लंबा होने के कारण उस दिन हम केवल नदियाँ पढ़ पाए और झीलें रह गई थी, तो आज उसको झीलों को लिया। लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकलते हैं, भाई हमने जो पढ़ा नदियों और झीलों के बारे में, और उससे जो बारीकी की बातें वहाँ नहीं हुई हो और उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस रह जाता है, तो उसके रिवीजन के रूप में आपसे कि कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। दूसरा आता है कि डूंगरपुर में बेणेश्वर नागेश्वर माही सोम जामक, बेणेश्वर जहाँ मेला भरता है बेणेश्वर धाम बोलते हैं, माही सोम
जाखम, माई, सोम और जाखम, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कि जो परवन और काली खाड़ है उन नदियों के संगम पर मनोहर थाने का किला बना हुआ है। बहुत सी बार क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वो अपन हो जाता है, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा था जब नदियां पढ़ी कि गागरोन का किला काली सिंध और आहू के संगम पर बना हुआ है, तो आपके दिमाग में वो तो काली खाड़ और काली सिंध आपने देखा एक ही बात है, और मतलब जो है परवन भी वहाँ है। तो ये से जो टेक्निकल एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ ये है कि झालावाड़ जिले में जो मनोर थाना क्षेत्र है, वो मनोर थाना का जो किला है वो काली खाड़ और परवन के किनारे ये बना हुआ है। और जो गागरोन का किला है वो गागरोन का किला काली सिंध और आहू के संगम पर बना है, आहू नदी के सदी पे बना। ये पढ़ने का तरीका भी यही है, क्योंकि आजकल कंपटीशन प्रतिस्पर्धात्मक युग है और ऐसे क्वेश्चन स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो डालेंगे ही डालेंगे। तो कालीखांड और परवन मनोर थाने का किला, गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी, ये आपको यहाँ ध्यान रखने की बात है। कांठल जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो कांठल से रिलेटेड है। कांठल प्रतापगढ़ का भूभाग, प्रतापगढ़ स्वयं कांठल एरिया कहलाता है। फिर बात आती है कि नाली जो घग्गर नदी में जो पाट क्षेत्र है वो नाली के नाम से, घग्गर जो ही आता है तो आप नाली, नदी वही है श्री गंगानगर में है ना, तो घग्गर नाली। फिर आता है लिटिल रन जो आपके कच्छ की खाड़ी में होता है। और जब त्रिवेणी की बात होती है तो त्रिवेणी में बिगोद एवं माडलगढ़ के निकट बनास, मैनाल और बेड़च नदियाँ, बनास, बेड़च और मैनाल, इन तीनों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। अब कन्फ्यूज मोई शाम जाखम अलग चीज़ है, वो बेणेश्वर धाम है, उसको अलग नाम से भी अपन जानते हैं। लेकिन जब छोटे रूप में ही आता है कि राजस्थान में और त्रिवेणी संगम कहाँ है तो बनास, बेड़च और मैनाल। तो इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है, कहीं कुछ चीज़ ओवरलैप हो रही तो उसको सही रूप में याद करें। जैसे आना सागर, आना सागर झील के किनारे दो मुगल शासकों के द्वारा बारादरी और दौलत बाग का निर्माण कराया, क्योंकि अपन वहाँ पुष्कर पढ़ रहे थे। तो पुष्कर में अलग है, पुष्कर के अंदर वहाँ नहीं, पुष्कर में तो पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा ही उस झील को बनाया गया। तो कन्फ्यूज नहीं हो कोई चीज़ को, यदि अपन जल्दबाजी में कहीं ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको लर्न करते समय अपने को सही रूप से उसको याद रखना है कि जो आना सागर झील है, आना सागर की जो पाल बनी हुई है उस पर बारादरी बनी हुई है और उसके नीचे ओहदे में दौलत बाग बना हुआ है। तो दौलत बाग का निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया। और बारादरी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। इस प्रकार से हमने आज राजस्थान की झीलें पढ़ी और राजस्थान की झीलों ने हर चीज़ को जानने की कोशिश की। अब छोटे मोटे तालाबों के रूप में और भी हमारे जो आपको बता ही चुके हैं कि जैसे अजमेर के अंदर जाएंगे तो शिव सागर, रामसर, बूढ़ा पुष्कर, ये भी जो है एक प्रकार के तालाबों के रूप में पानी के पेय स्रोत हैं। बूढ़ा सागर भी अपने आप में एक छोटी झील है, बूढ़ा पुष्कर जिसे बोलते हैं। रामसर बड़ा तालाब है। विजयनगर से पहले नारायण सागर मसूदा राव साहब के नाम पे डाला गया कि नारायण सागर, वो भी अपना उसका फैलाव क्षेत्र है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों की जानकारी भी इन झीलों के साथ साथ आपको होनी चाहिए कि हमारे अजमेर में ये, धौलपुर में राम सागर है, पाली में हेमावास तालाब है, कोटा में किशोर सागर है, सूर सागर है, भीलवाड़ा में नार सागर, उमेद सागर है, उदयपुर में उदय सागर, दूध तलाई, स्वरूप सागर है, जैसलमेर में गढ़ीसर झील है, बीकानेर में यह है, जोधपुर में बताया आपको कायलाना, किशनगढ़ में गुंदोलाव तालाब है, झुंझुनू में पन्नालाल का तालाब है। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे इस झीलों को पूर्ण करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको नदियों जो लास्ट टर्न पे अपने पढ़ा और ये झीलें समय की रूप से इनको अध्ययन करें, आपको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगामी जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम जो है भारत के बारे में
पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पोर्शन करेंगे, और एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट का भाग रह गया उसके बारे में। जैसा भी प्रयास हमारा सभी हो रहा है कि समय समय पर आपकी लेसन्स को मैं बढ़ाता रहूं। धन्यवाद।